हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ साइंस ट्यूटोरियल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पौधों में लैंगिक प्रजनन के थर्ड लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मादा प्रजनन चक्र या जायांग जिसे कहा जाता है ना हिंदी में। फीमेल रिप्रोडक्टिव ओवल्स की बात करेंगे, गायनोशियम जिसे कहा जाता है। अब हमने जब फूल की बात किए थे तो फूल में 5 चीजें रहती है। एक होगा कैलिक्स, कोरोला, 4 चीजें है ना, कैलिक्स, कोरोला, फिर स्टेमन एंड कार्पेल। ठीक है, तो कार्पेल या पिस्टिल को एक साथ, मतलब ग्रुप ऑफ कार्पेल या ग्रुप ऑफ पिस्टिल को क्या कहते हैं? गायनोशियम बोलते हैं। ग्रुप ऑफ स्टेमन को क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। और ग्रुप ऑफ कोरोला को सॉरी, ये मतलब पेटल है, पेटल सेपल है। ठीक है, एक होगा पेटल और एक होगा सेपल। ठीक है, सेपल एंड पेटल। तो ग्रुप ऑफ पेटल्स कोरोला कहला रहा था और ग्रुप ऑफ सेपल्स कैलिक्स कहला रहा था। ठीक है, तो हम यहाँ पर अभी किसकी बात कर रहे हैं? स्टेमन को तो अच्छे से देख लिए, पूरा डिटेल में लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं। अभी इस लेक्चर में हम लोग ये कार्पेल की बात करेंगे, पिस्टिल या कार्पेल, है ना। अब एक साथ इसे जायांग बोला गया है, इसलिए यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ओवल्स, जायांग या गायनोशियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, लिखा गया है। चलो अब देखो, जायांग या गायनोशियम एक मादा प्रजनन अंग है। ठीक है, बिल्कुल ये बात तो सत्य है। पौधों में मादा प्रजनन अंग या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? जायांग है। इसकी इकाई को क्या बोलते हैं? स्त्री केसर या पिस्टिल या अंडप, कार्पेल कहा जाता है। कार्पेल या पिस्टिल, है ना, बहुत सारे कार्पेल या पिस्टिल एक साथ मिलाकर क्या बनाते हैं? गायनोशियम बनाते हैं, जायांग बनाते हैं, है ना। तो भाई गायनोशियम की इकाई को क्या बोलेंगे? स्त्री केसर या अंडप, है ना, पिस्टिल और कार्पेल बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो कार्पेल है मेगास्पोरोफिल, कार्पेल को हम लोग मेगास्पोरोफिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पेल को मेगास्पोरोफिल भी बोलते हैं। ठीक है, कार्पेल को मेगास्पोरोफिल भी कहा जाता है। नाउ ये जो कार्पेल है इसके 3 भाग होते हैं। कार्पेल को 3 भागों में डिफरेंशिएट किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से 3 भाग हैं? एक है स्टिग्मा। ठीक, कौन सा भाग? एक है स्टिग्मा, दूसरा है स्टाइल और तीसरा है क्या? ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी 3 भाग हैं। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर स्टिग्मा, फिर ये जो पाइप है ये क्या कहला रहा है? ट्यूब कहला रहा है, स्टाइल, और इसके नीचे ये पूरा ओवरी। और ओवरी के अंदर फिर प्रेजेंट रहता है क्या? ओव्यूल। और ये पूरा स्ट्रक्चर पिस्टिल या कार्पेल कहां पर लैंड रहता है? थैलेमस में। ठीक है, पुष्पाशन में ये स्ट्रक्चर रहता है। ठीक, नाउ स्टिग्मा पॉलन ग्रेन का लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। मतलब जब पॉलन ग्रेन स्टेमन से आता है या एंथर से पॉलन ग्रेन निकल के आता है तो ये यहां पर लैंड करता है। ठीक है, यहां पर लैंड करेगा। ठीक, और फिर स्टिग्मा और ओवरी के बीच संकीर्ण नलिकाकार संरचना स्टाइल कहलाती है। मतलब ये स्टिग्मा है और ये ओवरी, इसके बीच की जो ये नलिकाकार संरचना है, ट्यूब वाली संरचना है, जिसे क्या बोलते हैं? स्टाइल बोलते हैं। नाउ कार्पेल का फूला हुआ निचला भाग ओवरी कहलाता है। तो ये कार्पेल, अंडप जिसे बोल रहे हैं कार्पेल, इसका निचला भाग ये क्या कहला रहा है? ओवरी कहला रहा है ना। कार्पेल सॉरी, ओवरी के अंदर अंडाशयी गुहा लोक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, यहाँ पर, है ना, लोक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक, उसी में ओव्यूल प्रेजेंट रहेगा। अब ये जो ओव्यूल है ना, ये ओव्यूल, इसकी बात करें, देखो कार्पेल के अंदर ये जो खाली स्पेस रहता है ना, गुहा, इसे ही लोक्यूल बोल रहे हैं, अंडाशयी गुहा बोल रहे हैं। और इसी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल रह सकते हैं, है ना। एक ओव्यूल भी रह सकता है ऐसा, आप याद रखना, ओव्यूल से बीज बनता है। ठीक है, क्या बनता है? ओव्यूल से बीज, और ओवरी से फ्रूट बनता है। तो भाई अगर किसी फल में एक ही बीज है मतलब उसमें एक ही ओव्यूल है, और अगर किसी फ्रूट में, फल में बहुत सारे बीज आपको देखने को मिलता है, मतलब कि उसमें बहुत सारे ओव्यूल रहे हैं, है ना। तो ओव्यूल से ही तो बीज बनता है। ठीक है, नाउ अगर हम बात करते हैं बीजांड या ओव्यूल की बात करते हैं, ये वाला जो संरचना है इसकी बात करते हैं, तो बीजांड अध्यावर्णी मेगास्पोरेंजियम या इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम है। क्या है बीजांड? इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम कहलाता है बीजांड। ठीक है, क्या कहलाता है? इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम कहलाता है। ये प्लेसेंटा पर उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल, है ना। मतलब प्लेसेंटा क्या है पता है? ओवरी में कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जहां से जुड़ा रहता है ओव्यूल, उस जगह को बोलते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, कहां पर उत्पन्न होते हैं? ये एक कशन लाइक टिश्यू प्रेजेंट रहता है ओवरी के अंदर, जिसे क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। कशन लाइक, कशन पता है आपको, है ना, कुशन, कुशन ना, तकिया, तकिया के तरह,
तकिया की तरह संरचना प्रेजेंट रहती है ओवेरियन कैविटी में, जिसे कहा जाता है प्लेसेंटा, और उसी प्लेसेंटा में हमारा ओव्यूल प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जिसे हम लोग मेगास्पोरेंजिया भी बोल रहे हैं। अब एक ओव्यूल किसमें पाया जाता है, ठीक है, एक बीजांड वाले उदाहरण, एक ही ओव्यूल पाया जाने वाले एग्जाम्पल यहाँ पर आपको वीट में देखने को मिलेगा, पेडी धान में देखने को मिलेगा, और आम मैंगो में एक ही बीजांड होता है, एक ही ओव्यूल, जिससे कि एक ही क्या बनता है, एक ही बीज बनता है। आप मैंगो खाते हो, मैंगो में एक ही बीज होता है, क्यों? क्योंकि उसमें एक ही ओव्यूल पाए जाते हैं। और ऐसा फल जिसमें बहुत सारे बीजांड होते हैं, जिसमें बहुत सारे बीज देखने को मिलता है, जैसे कि आपके पपाया हो गया, पपीता, तरबूज, वाटरमेलन और ऑर्किड्स, इन सभी में ज्यादा बहुत सारे बीजांड आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये जो गाइनोशियम है इसके प्रकार को देख लेते हैं। अलग अलग प्रकार के गाइनोशियम पाए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के गाइनोशियम या जायांग पाया जाता है, जैसे कि वियुक्तांडपी या एपोकार्पस, जिसमें कार्पल अलग अलग होते हैं। अब देखो प्लांट में ना सिर्फ ऐसा, जैसे हमने स्टेमन देखा था या पुंकेसर देखा था, बहुत सारे हो सकते हैं पुंकेसर एक पौधे में, एक फूल में, वैसे ही अगर किसी फ्लावर में बहुत सारे कार्पेल या पिस्टिल है या स्त्री केसर बहुत सारे हैं, तो अब वो अलग अलग हैं अगर, है ना, एक साथ जुड़े हुए नहीं हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, एपोकार्पस, ठीक है। मतलब ये एक अलग हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पर ये एक अलग वाला हो गया, फिर यहाँ पर ये एक अलग वाला हो गया, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कार्पेल हैं, और वो अलग अलग मतलब बहुत सारे कार्पेल हैं, सेम टाइप के कार्पेल ही होंगे एक फ्लावर में, लेकिन बहुत सारे हैं, और उन कार्पेल का जो संरचना है, मतलब वो कार्पेल एक साथ फ्यूज नहीं है, अलग अलग है, तो इन्हें क्या बोलते हैं, एपोकार्पस या युक्तांडपी बोलते हैं। एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप गुलाब, रोज, रोज में ये चीज देखने को मिलता है, और कमल, लोटस में भी ये चीज देखने को मिलता है, साथ ही साथ मिशेलिया, इन तीनों में देखने को मिलता है। और भी है एग्जाम्पल, लेकिन आपको ये जो एग्जाम्पल्स हैं जो मैं बता रहा हूं उनको याद रखना है, ठीक है, एग्जाम में यहीं से ही ज्यादातर पूछे जाते हैं, है ना। फिर आता है युक्तांडपी या सिनकार्पस। सिनकार्पस ऐसे कार्पेल या पिस्टिल जो कि जुड़े हुए होते हैं, है ना, जुड़े हुए कार्पेल को क्या बोलते हैं, सिनकार्पस। एपोकार्पस अलग अलग, ए से अलग, ए से एपो, और सिनकार्पस मतलब साथ में, है ना, एस, सिनकार्पस एस से साथ में, है ना, तो जुड़े हुए होते हैं। उदाहरण के तौर पर पेपेवर हो गया आपका, है ना, फिर आपके हिबिस्कस हो गए, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस देखते हैं ना, वो दशमत का फूल, ठीक है, तो इन सभी में आपको युक्तांडपी टाइप का क्या देखने को मिलता है, कार्पेल देखने को मिलता है। जैसे यहां पर एग्जांपल में देखो, ए नंबर क्या दिखा रहा है, देखना ध्यान से देखना, ठीक है, ए, इसमें सबसे पहले तो ऊपर स्टिग्मा है, ठीक है, और स्टिग्मा के बाद स्टाइल, ये पूरा ट्यूब आ रहा है स्टाइल, और फिर ये इधर जाके ओवरी आ जाएगा, ठीक है, ये ओवरी, और नीचे थैलेमस है ना। तो ए क्या बता रहा है, अ डाइसेक्टेड फ्लावर ऑफ हिबिस्कस शोविंग पिस्टिल, अदर फ्लोरल पार्ट्स हैव बीन रिमूव्ड। तो यहां पर सिर्फ एक पिस्टिल को बताया जा रहा है कि पिस्टिल में 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है, जिसमें फ्लावर के जो और दूसरे पार्ट्स हैं, जैसे आपके कैलिक्स, कोरोला, ये सबको हटा दिया गया है। फिर बी नंबर क्या दिखा रहा है, मल्टी कार्पेलरी, मतलब कि बहुत सारे कार्पेल हैं, है ना, मल्टी कार्पेलरी या मल्टी पिस्टिलरी, बहुत सारे कार्पेल या पिस्टिल हैं, ठीक है, और ये सिनकार्पस गाइनोशियम पिस्टिल्स ऑफ पेपेवर को दिखा रहा है। ये पेपेवर का पिस्टिल है जिसमें कि गाइनोशियम जो है सिनकार्पस है, मतलब कि इनके जो कार्पिल हैं वो एक साथ फ्यूज्ड हो चुके हैं, जुड़े हुए हैं। फिर सी क्या दिखा रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये भी मल्टी कार्पेलरी है, मल्टी कार्पेलरी मतलब बहुत सारे कार्पेल हैं, और ये एपोकार्पस गाइनोशियम ऑफ माइशेलिया को दिखा रहा है। एपोकार्पस गाइनोशियम मतलब इसके जो कार्पेल हैं वो एक साथ जुड़े नहीं हैं, अलग अलग हैं इसके, ठीक है, ये सभी क्या है, जैसे ये एक कार्पेल, ये एक कार्पेल, ये कार्पेल, ये सभी एक साथ जुड़े नहीं हैं, अलग अलग कार्पेल्स हैं, ठीक है। और डी नंबर क्या दिखा रहा है, अ डायग्रामेटिक व्यू ऑफ टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है, तो ये एक ओव्यूल की संरचना है। अब एनाट्रोपस क्या है ये तो आगे हम देखेंगे, ओव्यूल के अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें एक प्रकार है एनाट्रोपस, है ना। तो इस ओव्यूल की संरचना में एक तरफ चलाजल पोल होता है और एक तरफ माइक्रोपाइल पोल होता है, ठीक है, ये संरचना यहाँ पर माइक्रोपाइल कहला रहा है ना। यहाँ पर बीच में ये जो संरचना देखेंगे आप वो एम्ब्रियो से कहलाएगा, और उसके बाहर का ये जो स्ट्रक्चर या खाली स्पेस नहीं है वैसे, वो बहुत सारे सेल से भरा रहता है, जिसे क्या बोलते हैं, न्यूसेलस बोलते हैं, है ना। फिर इनर इंटेग्यूमेंट ये रहा,
फिर आउटर इंटेग्यूमेंट, कवरिंग को बोल रहे हैं इंटेग्यूमेंट, है ना, और ये माइक्रोपाइल पोल और ये चलाजल पोल, ये चलाजल पोल कहलाएगा। ये जो छोटा सा छेद रहता है जहां से पोलन ट्यूब या पराग नली एंटर करता है, इसे माइक्रोपाइल बोला जाता है। माइक्रोपाइल के बाद यहां पर एक संरचना है हाइलम, जो कि फ्यूनिकल को हमारे पूरे ओव्यूल से जोड़ के रखता है। हाइलम, हाइलम, ठीक है। चलो, तो अब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग समझते हैं, बीजांड की संरचना, इस ओव्यूल की स्ट्रक्चर को हम लोग अभी यहां पर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो, बीजांड की संरचना देखो, ओव्यूल को अध्यावरणित मेगास्पोरेंजियम, इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम के रूप में भी जाना जाता है। ओव्यूल जो है किस नाम से और जाना जाता है? इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम के नाम से जाना जाता है। इंटेग्यूमेंटेड मतलब क्या? इसमें आवरण है ना, आवरण है। इसीलिए देखो, ओव्यूल को मेगास्पोर तो बोल ही रहे, सॉरी मेगास्पोरेंजियम तो बोल ही रहे, उस मेगास्पोरेंजियम में आवरण है, इंटेग्यूमेंट है, इसीलिए इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक ओव्यूल या बीजांड में प्लेसेंटा से एक पतले डंठल के माध्यम से जुड़े होता है ना। प्रत्येक बीजांड जो है प्लेसेंटा के माध्यम से, पतले से डंठल से जुड़ा होता है, ठीक है, जिसे हम लोग बीजांड वृंत या फ्यूनिकल कहते हैं। देखो, ये संरचना, इस स्ट्रक्चर को पहले समझोगे आप, ठीक है। ये है ओवरी की दीवार, ऐसे ओवरी प्रेजेंट है, और ओवरी की दीवार में एक कशन लाइक प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर, जिसे क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। तकिया की तरह संरचना प्रेजेंट होती है, जिसे क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं। इस प्लेसेंटा से एक डंठल की संरचना में ये हमारा ओव्यूल ऐसे जुड़ा रहता है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? फ्यूनिकल, डंठल, है ना। ये देखो, फ्यूनिकुलस या फ्यूनिकल या फ्यूनिकुलम, इन तीनों नाम से इसको जाना जाता है। ये जो डंठल दिखाई दे रहा है ना, इसे बोलते हैं फ्यूनिकल। और यहीं से एक वेस्कुलर टिश्यू भी जाती है, जो कि प्लेसेंटा से इस पूरे ओव्यूल को क्या प्रदान करती है? फूड ट्रांसफर करती है। जैसे ह्यूमन में भी तो यही होता है, प्लेसेंटा के थ्रू मम्मी की बॉडी से, मम्मी के गर्भाशय से बच्चे को क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है ना प्लेसेंटा के थ्रू। वैसे ही यहां पर भी है, ठीक। उसके बाद फिर यहां पर आपको देखने को मिलेगा माइक्रोपाइल। यहां से जो पोलन ट्यूब आएगा, ऐसे इधर से ऐसे पोलन ट्यूब आएगा, वो क्या करता है? इंटर करता है और अपना पोलन ग्रेन अंदर भेजता है, ठीक है, मेल गैमेट। फिर यहां पर आपको ये जो संरचना दिख रहा है, ये पूरा संरचना क्या कहलाएगा? ये पूरा संरचना एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। क्या है? ये भ्रूणपोष है ना, जिसमें कि अलग अलग सेल्स होंगे, जो हम आगे देखेंगे। जैसे एक बीच में सेल होता है जिसे एग सेल बोलते हैं, दो सेल होते हैं जिसे सिनर्जिड्स बोलते हैं, यहाँ पर बीच में दो न्यूक्लियस होता है जिसे पोलर न्यूक्लियर बोलते हैं, इस साइड जो तीन सेल होते हैं जिसे एंटीपोडल्स बोलते हैं, है ना। और ये सेंट्रल सेल कहला रहा है, ठीक है, एग एपरेटस। और यहीं पर फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट रहता है, देखेंगे डिटेल में, है ना। ये पूरा क्या कहला रहा है? ये पूरा स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक कहलाता है ना। और फ्यूनिकल आगे जाकर ऐसे जो संरचना बनाती है, जिसे रेफे बोला जाता है। ये चलाजल एंड है ना, बेस है, ये बेसिकली आधार है। क्या है? ये आधार है, आधार, चलाजल एंड, ठीक है। और यहां पर जो बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? न्यूसेलस कहा जाता है। अब इस ओव्यूल या बीजांड का जो बाहरी आवरण है, जिसे आउटर इंटेग्यूमेंट बोलते हैं, आंतरिक आवरण है जिसे इनर इंटेग्यूमेंट बोलते हैं, ठीक। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग थ्योरी के फॉर्म पे यहां पर समझते जाते हैं, ठीक है। देखो, प्रत्येक ओव्यूल या बीजांड किससे जुड़ा रहता है? प्लेसेंटा से एक पतले डंठल के माध्यम से जुड़ा रहता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बीजांड वृंत या फ्यूनिकल या फ्यूनिकुलम या फ्यूनिकुलस कहा जाता है, ठीक है। किससे जुड़ा रहता है? फ्यूनिकल से जुड़ा रहता है, ठीक है ना। ये जो फ्यूनिकल है, बीजांड से जुड़ने के बिंदु को नाभिक या हाइलम कहा जाता है ना। देखो यहां पर इस स्ट्रक्चर में ये वाला जो स्ट्रक्चर, यहां पर ये जो जगह है, ये फ्यूनिकल बीजांड से जिस जगह पर जुड़ रहा है, इस जगह को क्या बोलते हैं? हाइलम कहा जाता है ना। फ्यूनिकल बीजांड से जिस जगह पर जुड़ रहा है, उसे क्या बोला जाता है? हाइलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइलम या नाभिक कहा जाता है। नाउ बीजांड का मुख्य क्षेत्र, जो प्रचुर मात्रा में आरक्षित खाद्य पदार्थों के साथ मृदुकीय कोशिकाओं या पैरेनकाइमेटस सेल्स का द्रव्यमान होता है, उसे बीजांड का या न्यूसेलस कहा जाता है। ये रहा न्यूसेलस, पूरा ये रीजन क्या कहलाता है? न्यूसेलस कहलाता है। इस न्यूसेलस में कैसे सेल्स होते हैं? पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं। कैसे सेल्स होते हैं? पैरेनकाइमेटस
ठीक है, कैसे सेल्स होते हैं? पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं जो क्या करके रखते हैं? खाद्य पदार्थों को संग्रहित करके रखते हैं, है ना? फूड मटेरियल वहां पर स्टोर होकर रहता है और जो कि हमारे एम्ब्रियो सैक को या भ्रूण पोष को आगे क्या प्रदान करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक, नाउ न्यूसेलस ओव्यूल का मुख्य भाग है, बीजांड का मुख्य भाग है न्यूसेलस। ये पूरा जो न्यूसेलस है ना, ये पूरा न्यूसेलस यही बीजांड का, इस पूरे ओव्यूल का मेन पार्ट होता है, मुख्य भाग होता है ना? बीजांड काय एक या दो आवरणों प्रोटेक्टिव एनवलप से ढका होता है जिन्हें क्या बोलते हैं? इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। ये पूरा हमारा ओव्यूल दो आवरण से ढका होता है जिसे आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट कहा जाता है ना? अधिकांश पौधों में बीजांड वृंत या फ्यूनिकल बीजांड के मुख्य शरीर से कुछ दूरी तक जुड़ा रहता है जिसे हम लोग एक लकीर जैसी संरचना के रूप में देखते हैं। इसे रेफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेफी। ये देखो, अधिकांश पौधों में क्या होता है? हमारा जो फ्यूनिकल है वो ओव्यूल में आगे जाकर ऐसे एक रेखा की तरह संरचना बनाता है ऐसे। इसे क्या बोलते हैं? रेफे कहा जाता है। नॉट मोर इंपॉर्टेंट बट ठीक है, याद रखेंगे, है ना? चलो, बीजांड वृंत या फ्यूनिकल के अंदर वैस्कुलर टिश्यूज या संवहनी ऊतक होते हैं जो कहां से? प्लेसेंटा से या बीजांडासन से खाद्य सामग्री, फूड मटेरियल कहां पहुंचाते हैं? बीजांड तक पहुंचाते हैं, ओव्यूल तक पहुंचाते हैं। तो ये हमारा क्या है? प्लेसेंटा। और इस प्लेसेंटा से हमारे ओव्यूल में खाने को पहुंचाने का काम कौन करता है? ये हमारा वैस्कुलर टिश्यू करता है जो कि फ्यूनिकल में प्रेजेंट रहता है। ये वैस्कुलर टिश्यू फ्यूनिकल में प्रेजेंट है, ये है ना? फिर आगे देखते हैं। अब देखो, ध्यान से सुनना। ओव्यूल के आधार को चलाजा कहा जाता है, ओव्यूल के बेस को निभा या चलाजा कहा जाता है। ये देखो, ये चलाजा, इस रीजन को क्या बोल रहे हैं? चलाजा बोल रहे हैं। ये ओव्यूल का क्या, कौन सा रीजन है? बेस वाला रीजन है, आधार वाला रीजन है। बेस ऑफ ओव्यूल, बेस ऑफ ओव्यूल क्या कहलाता है? चलाजा कहा जाता है। नाउ अध्यावरण निभा के ठीक विपरीत अनुपस्थित होता है जिसे एक संकीर्ण मार्ग बनता है, जिसे बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहा जाता है। अब देखो, ये जो चलाजा है ना, ये जो चलाजा वाला रीजन है, इस चलाजा रीजन के अपोजिट ये चलाजा, तो इसका अपोजिट ये रहेगा। इस अपोजिट में बेसिकली यहां पर क्या प्रेजेंट नहीं है? हमारा ये जो इंटेग्यूमेंट है वो उस रीजन पर प्रेजेंट नहीं रहता। यहां पर कोई इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं रहता और इसी रीजन को क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल बोलते हैं। यहीं से कौन इंटर करेगा? पोलन ट्यूब इंटर करता है। पोलन ट्यूब इंटर्स फ्रॉम हियर। ठीक है, पोलन ट्यूब यहीं से आकर ऐसे इंटर करेगा, यहीं से आकर ऐसे इंटर करता है ना? तो इसे क्या बोला जाता है? माइक्रोपाइल कहा जाता है। माइक्रोपाइल जस्ट अपोजिट है किसके? चलाजा के। ठीक है, और माइक्रोपाइल वाले रीजन में कोई भी आवरण नहीं पाया जाता। बट कभी कभी काली मिर्च जैसे कि पेपर हो गया, आपका चुकंदर हो गया, बीट और अरंडी जिसे कैस्टर कहा जाता है, जैसे कुछ बीजों में बीजांड काय के अवशेष रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसेलस मौजूद रहते हैं। यह लगातार बना रहने वाला अवशिष्ट बीजांड काय परिवर्धी या पेरिस्पर्म कहलाता है। बट कभी कभी यहां पर ना एक लेयर रह जाता है जिसे पेरिस्पर्म कहा जाता है, ये बोल रहा है। ठीक है, रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस, वो भी न्यूसेलस का बचा खुचा रीजन है ना, न्यूसेलस का बचा खुचा भाग यहां पर कभी कभी रह जाता है जिसे पेरिस्पर्म बोलते हैं, है ना? नाउ कुछ फिलामेंट्स बीजांड वृंत या बीजांडासन से जुड़े होते हैं जिन्हें ऑब्चुरेटर्स कहा जाता है, प्रावरक कहा जाता है। और ये ऑब्चुरेटर्स पराग नली या पोलन ट्यूब को बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल की ओर मार्गदर्शन करते हैं। मतलब कभी कभी क्या होता है ना, यहां पर इस रीजन में ना कुछ फिलामेंट्स जुड़े रहते हैं हमारे इस प्लेसेंटा से। ठीक है, कुछ फिलामेंट्स या तंतु प्रेजेंट रहते हैं जो कि इस पोलन ट्यूब को इधर उधर न जाकर सीधा माइक्रोपाइल में भेजते हैं पोलन ट्यूब को। ठीक है, पोलन ट्यूब को माइक्रोपाइल में भेजने में मदद करते हैं कौन? ऑब्चुरेटर। ठीक है, या कुछ प्रावरक, है ना? नाउ अब हम लोग देखते हैं विशेष अध्यावरण या स्पेशल इंटेग्यूमेंट्स की। यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं। स्पेशल इंटेग्यूमेंट्स
जो कि हमारे ओव्यूल में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, स्पेशल इंटेग्यूमेंट। देखो, सबसे पहला आता है एरिल, है ना। एरिल की खास बात क्या है? ये तीसरा अध्यावरण है ना, याद रखेंगे। एरिल थर्ड इंटेग्यूमेंट होता है और ये ओव्यूल के आधार पर फ्यूनिकल से विकसित होता है। ओव्यूल के आधार पर, बीजांड के आधार पर फ्यूनिकल से विकसित होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एरिल बोलते हैं। एरिल क्या है? थर्ड इंटेग्यूमेंट होता है, जो कि फ्यूनिकल से डेवलप होता है। किसके बेस पर? ओव्यूल के आधार पर। और एग्जाम्पल इसका याद रखेंगे आप। एग्जाम्पल मिरिस्टिका एंड एस्फोडेलस एंड लिची। मिरिस्टिका, एस्फोडेलस एंड लिची। मिरिस्टिका, एस्फोडेलस एंड लिची, ये तीन एग्जाम्पल आपको याद रखना है एरिल के लिए। ठीक है, मतलब इन तीनों एग्जाम्पल में एरिल प्रेजेंट होता है, थर्ड इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट रहता है। ठीक है, आप यहां पर देख पाएंगे, यहां पर ना एक ही, मतलब दो ही इंटेग्यूमेंट है, लेकिन एक और इंटेग्यूमेंट जो कि इस फ्यूनिकल से बना रहता है, ये हमारा फ्यूनिकल, और इसी से इस चलाजा वाले रीजन में एक और इंटेग्यूमेंट बना रहता है, जिसे एरिल कहा जाता है, थर्ड इंटेग्यूमेंट, है ना। किसमें? मिरिस्टिका में, एफोडेलस में एंड लीची में प्रेजेंट रहता है ये थर्ड इंटेग्यूमेंट, जिसे हम लोग एरिल बोलते हैं। याद रखेंगे, थर्ड इंटेग्यूमेंट इज नोन एज एरिल। फिर आता है कैरंकल, ठीक है, या जिसे हम लोग स्ट्रोफियोल बोलते हैं। कैरंकल या स्ट्रोफियोल, है ना। तो ये जो कैरंकल है, इसकी खास बात क्या है कि यह माइक्रोपाइल पर बाहरी अध्यावरणों के प्रसार, प्रोलिफरेशन से बनता है ना। माइक्रोपाइल रीजन पर यह बनता है, बाहरी अध्यावरणों या आउटर इंटेग्यूमेंट के प्रोलिफरेशन से बनता है। और इसका एग्जांपल याद रखेंगे, रिसिनस, ठीक है, रिसिनस कम्युनिस, जिसे हम लोग अरंडी के नाम से भी जानते हैं। रिसिनस कम्युनिस में ये पाया जाता है। एग्जाम्पल याद रखेंगे, यहां पर ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। एग्जाम्पल रिसिनस कम्युनिस या अरंडी में पाया जाता है क्या? कैरंकल, ठीक है, जो कि किसके प्रोलिफरेशन या किसके प्रसार से बनता है? आउटर इंटेग्यूमेंट के प्रसार से बनता है। और ये ना सुगरी होता है, शर्करा युक्त होता है, शर्करा युक्त होता है, और अंकुरण के समय या जर्मिनेशन के समय वाटर एब्जॉर्प्शन या पानी अवशोषण, वाटर एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। ठीक है, वाटर के एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। किस समय? जर्मिनेशन के समय, है ना। बीज का प्रसार चींटियों द्वारा होता है। अगर डिस्पर्जल ऑफ सीड्स, डिस्पर्जल ऑफ सीड्स किसके द्वारा? बाय एंड्स, ठीक है, चींटियों के द्वारा अगर बीज का प्रसार हो रहा है, डिस्पर्जल हो रहा है, तो इसे क्या कहा जाता है पता है? इसे कहा जाता है मर्मेकोकोरी। ठीक है, क्या कहा जाता है? मर्मेकोकोरी कहा जाता है। अगर बीज का प्रसार, बीज का डिस्पर्जल, है ना, एक जगह से दूसरी जगह बीजों को ले जाया जा रहा है, किसके द्वारा? चींटियों के द्वारा, तो इसे मर्मेकोकोरी कहा जाता है ना। नाउ अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल। ठीक है, सॉरी, टाइप्स ऑफ ओव्यूल, हाँ, टाइप्स ऑफ ओव्यूल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ इंटेग्यूमेंट, है ना। अध्यावरण के आधार पर ओव्यूल के कितने टाइप होते हैं, ये हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अध्यावरण के आधार पर मतलब कितने आवरण हैं? 2 आवरण, 3 आवरण, 1 आवरण, या आवरण है ही नहीं, तो ऐसे कितने आवरण हैं, उसके आधार पर ओव्यूल को हम लोग डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है क्या? हमारा एक अध्यावरणी, जिसे यूनिटेग्मिक बोलते हैं। यूनिटेग्मिक मतलब क्या? एक अध्यावरणी वाला बीजांड। एग्जाम्पल में अगर याद रखना, एग्जाम्पल में क्या याद रखेंगे? गैमोपेटिली के सदस्य और अधिकांश जिम्नोस्पर्म। ठीक है, अगर एक ही इंटेग्यूमेंट पाया जा रहा है, अगर सिंगल इंटेग्यूमेंट किसी ओव्यूल में पाया जा रहा है, तो उसे यूनिटेग्मिक ओव्यूल बोलते हैं। जिसका एग्जाम्पल है मेंबर ऑफ गैमोपेटली। ठीक है, गैमोपेटली के सदस्य, मेंबर ऑफ गैमोपेटली, एंड अधिकांश जिम्नोस्पर्म, मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उनमें एक अध्यावरण वाला या यूनिटेग्मिक। ठीक है, जैसे यहां पर मैंने आपको दिखाया था डायग्राम में, ये है इंटेग्यूमेंट, ये आवरण, ये एक आवरण आउटर और ये दूसरा आवरण इनर। ठीक है,
तो अगर एक ही आवरण है तो आउटर और इनर का तो कोई कॉन्सेप्ट रह नहीं जाता। एक ही आवरण है तो वो क्या कहलाएगा, यूनिटेगमिक कहलाएगा। अगर दो आवरण है तो बाइटेगमिक, दो अध्यावरण है तो बाइटेगमिक कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल आपको क्या याद रखना है, अधिकांश एंजियोस्पर्म, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, है ना। जैसे आपको याद रखना है क्या, पॉलीपेटली, ठीक है, पॉलीपेटली एंड कैप्सुला और मोनोकॉट्स, ये सब आपको याद रखना है एग्जाम्पल में, किसके, बाइटेगमिक के एग्जाम्पल में। मतलब कि यहां पर दो अध्यावरण या दो टू इंटेग्यूमेंट्स, दो इंटेग्यूमेंट है तो ये बाइटेगमिक है, और सिर्फ एक ही इंटेग्यूमेंट है, ओनली वन इंटेग्यूमेंट, एक ही अध्यावरण है तो ये यूनिटेगमिक है ना। फिर आता है अध्यावरण रहित या एटेगमिक। एटेगमिक का मतलब क्या होता है, कोई भी आवरण नहीं है, नो इंटेग्यूमेंट। अगर कोई आवरण ही नहीं है तो इसे एटेगमिक कहा जाता है। जैसे कि ओलैक्स, लिरियोस्मा, ठीक है, लिरियोस्मा, फिर आपका लोरेंथस एंड सेंटेलम, ये सभी एग्जांपल्स हैं किसके, एटेगमिक के। मतलब कोई भी आवरण है ही नहीं, है ना। चलो अब फिर से हम लोग टाइप्स ऑफ ओव्यूल की बात करेंगे, किसके आधार पर, लेकिन इस बार पोजीशन के आधार, सॉरी, बेस्ड ऑन द पोजीशन और ओरिएंटेशन के आधार पर। ठीक है, बेस्ड ऑन द पोजीशन और ओरिएंटेशन के आधार पर, या बीजांड के प्रकार, भागों की स्थिति के आधार पर। मतलब ओव्यूल में अलग अलग पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स का पोजीशन कहां पर है, उनका ओरिएंटेशन कैसा है, किस तरफ चलाजा है, किस तरफ माइक्रोपाइल है, किधर फ्यूनिकल है, इसी के आधार पर, और ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक रहेगा उसका शेप कैसा है, उस आधार पर ओव्यूल के 6 प्रकार हैं टोटल। ठीक है, कौन कौन से 6 प्रकार है यहां पर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समझना ध्यान से, सारी चीजें मैं यहां पर आपके लिए लिख दिया हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंजियोस्पर्म में 6 प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। 6 टाइप्स ऑफ ओव्यूल, 6 टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मतलब पता है आपको, आवृत्त बीजी। ठीक है, एंजियोस्पर्म। अब ये भी किसके आधार पर, माइक्रोपाइल, चलाजा और हाइलम की स्थिति तथा फ्यूनिक्यूलस की अभिविन्यास या ओरिएंटेशन के आधार पर, है ना। मतलब माइक्रोपाइल कहां पर है, चलाजा कहां पर है, हाइलम कहां पर है, और फ्यूनिक्यूलस या फ्यूनिकल की ओरिएंटेशन, अभिविन्यास मतलब ओरिएंटेशन, है ना, ओरिएंटेशन। ठीक है, ओरिएंटेशन के आधार पर हम लोग यहां पर देख रहे हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल। तो सबसे पहला टाइप आता है ओव्यूल का, एट्रोपस या ऑर्थोट्रोपस। एट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, है ना। डायग्राम पहले देख लो, यहां पर ये पूरा डायग्राम है जिसे आप समझने की कोशिश करना, है ना। देखो, एट्रोपस या ऑर्थोट्रोपस, सबसे पहला आया ऑर्थोट्रोपस, जिसमें कि माइक्रोपाइल ऊपर, चलाजा नीचे, दोनों एक दूसरे के सीधे में है, और साथ ही साथ फ्यूनिकल भी एक ही लाइन में है, हाइलम भी एक ही लाइन में है, मतलब पूरा 180 का वो बन रहा है। ठीक है, यहां पर एनाट्रोपस की बात करें तो एनाट्रोपस में देखो, इधर माइक्रोपाइल, उधर चलाजा, अपोजिट डायरेक्शन में है ना। और कैसा घुमा हुआ है, ऐसे घुमा हुआ है, मतलब माइक्रोपाइल की तरफ ही हाइलम है, माइक्रोपाइल की तरफ ही हमारा फ्यूनिकल है, ये फ्यूनिकल। ठीक है, फिर आता है हेमीट्रोपस। हेमीट्रोपस में देखो 90 डिग्री बना रहा है, चलाजा और माइक्रोपाइल एक लाइन में है, लेकिन ये हाइलम और फ्यूनिकल से 90 डिग्री बना रहा है। फिर यहाँ पर एम्फीट्रोपस की बात करें तो एम्फीट्रोपस में तो बड़ा उटपुटांग सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, माइक्रोपाइल, हाइलम और इधर चलाजा। ठीक है, ये इस तरीके से ऐसे संरचना। फिर अगर हम बात करते हैं कैम्पाइलोट्रोपस की, तो कैम्पाइलोट्रोपस में माइक्रोपाइल यहाँ पर है, और ये भी एकदम उत्पुटांग सी संरचना है। इसमें भी आप देख सकते हैं कैसे, ये ना, ये वाला जो संरचना, इसे घोड़े की नाल संरचना बोलते हैं, एम्ब्रियो साइक का, है ना, अभी देखेंगे। फिर आता है हमारा सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनोट्रोपस, इसमें तो भाई साहब देख रहे हो, पूरा यहां से फ्यूनिकल निकल कर ऐसे आगे जाकर ये इस तरीके से पूरा 360 डिग्री का यहाँ पर क्या बनाता है, एंगल बना रहा है। ठीक है, पूरा गोल घूम जा रहा है ना। तो अब इनका डिटेल देख लेते हैं भाई। ठीक है, देखो बड़े ध्यान से समझेंगे। एट्रोपस या जिसे ऑर्थोट्रोपस कहा जाता है, इसमें क्या है, बीजांड कैसा होता है, सीधा होता है। ओव्यूल कैसा होता है, अपराइट होता है, सीधा होता है ओव्यूल, है ना, अपराइट ओव्यूल।
माइक्रोपाइल, चलाजा, हाइलम एक सीधी रेखा में रहते हैं। बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं माइक्रोपाइल, चलाजा और हाइलम ये तीनों एक सीधी रेखा में है। ठीक है, तीनों सीधी रेखा में आपको देखने को मिलेंगे और ये सबसे आदिम या प्रिमिटिव, सबसे पुराना टाइप का ओव्यूल है, सबसे सिंपल प्रकार का, मोस्ट सिंपल, सिंपलेस्ट टाइप का ओव्यूल होता है ये। ठीक है, कैसा होता है? सिंपलेस्ट टाइप का ओव्यूल होता है और इसमें रेफे अनुपस्थित होता है। रेफे पता है आपको? ट्यूनिकल आगे जाकर एक रेखे की तरह संरचना बनाता है ना, जिसे रेफे बोलते हैं। ठीक है, तो ये एब्सेंट होता है। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल में आपको याद रखना है क्या? बेटल, फिर आपके पाइपर, पॉलीगोनम एंड जिम्नोस्पर्म्स, इनमें पाया जाता है क्या? एट्रोपस या ऑर्थोट्रोपस टाइप का क्या? ओव्यूल। तो आपको याद रखना है ना, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमीट्रोपस, ओव्यूल कैसा दिखता है, किस तरीके का उसका ओरिएंटेशन होता है, और एग्जाम्पल थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहां पर, याद रखेंगे, और उनका ओरिएंटेशन कैसा है। आपको स्ट्रक्चर दे देगा और पूछ देगा ये किस प्रकार का ओव्यूल है, तो आपको बताना पड़ेगा, है ना। इसलिए पूरे दिमाग में ऐसे इमेजिनेशन करके रखना है कि कैसा दिखता है कौन सा हमारा ओव्यूल, किस ओव्यूल की संरचना कैसी दिखती है, कहां पर माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है, कहां पर चलाजा प्रेजेंट होता है, किसमें घोड़े की नाल संरचना होती है, सारा चीज याद रखना पड़ेगा, है ना। दूसरा आता है हेमीट्रोपस। हेमीट्रोपस में बीजांड 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ रहता है। ओव्यूल जो है 90 डिग्री पर मुड़ा रहता है और ये ऑर्थोट्रोपस तथा एनोट्रोपस के बीच इंटरमीडिएट टाइप होता है। देखो यहां पर ये रहा हेमीट्रोपस। हेमीट्रोपस में ये है क्या? बीजांड, जो कि 90 डिग्री में मुड़ा हुआ है। ठीक है, यहां से ऐसे शुरू हो रहा है, ये ऐसे जाकर मुड़ा हुआ है, तो यहां पर 90 डिग्री बन रहा है भाई, है ना। ये और ये 90 डिग्री बना। ठीक, और ये किसके किसके बीच का इंटरमीडिएट है? देखो ऑर्थोट्रोपस सीधा है और एनाट्रोपस ऐसे जाकर ऐसे है, तो इसके बीच में ये वाला ऐसे है, ये ऐसे, यही तो है, ये देखो ये ऐसे, है ना, हेमीट्रोपस। ठीक, ऑर्थोट्रोपस एकदम सीधा, फिर एनाट्रोपस ऐसे जाकर ऐसे मुड़कर ऐसे है। ठीक है, लेकिन हमारा हेमीट्रोपस जो है ऐसे जाकर मात्र ऐसे है। ठीक है, तो भाई ये है, ऐसा होगा हमारा ऑर्थोट्रोपस, फिर ऐसा होगा हमारा हेमीट्रोपस और ऐसा होगा हमारा एनाट्रोपस। ठीक है, तो हेमीट्रोपस जो है ऑर्थोट्रोपस और एनाट्रोपस के बीच का होता है, इंटरमीडिएट होता है। और हॉरिजॉन्टल ओव्यूल यहां पर आपको इसे कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल, देखो हॉरिजॉन्टली है ऐसे, हॉरिजॉन्टल ओव्यूल। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? हॉरिजॉन्टल ओव्यूल भी कहा जाता है। एग्जाम्पल में याद रखेंगे रेननक्यूलस एंड प्रिम्यूला, रेननक्यूलस एंड प्रिम्यूला, इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे आप। ठीक, अगर हम बात करते हैं आगे एनाट्रोपस की, एनाट्रोपस ये वाला, ठीक, एनाट्रोपस की बात करते हैं तो एनाट्रोपस में पूरी तरह 180 डिग्री उल्टा मुड़ा हुआ रहता है। ये देखो यहां से शुरू हो रहा है, आगे जाकर ऐसे मुड़ा हुआ है। ठीक है, पूरी तरह मुड़ा हुआ रहता है और सबसे सामान्य प्रकार का मोस्ट कॉमन टाइप का ये ओव्यूल होता है। मोस्ट कॉमन हमने पढ़ाई भी मतलब अभी जब हम ओव्यूल के स्ट्रक्चर को भी देखे थे तो ऐसा ही तो था हमारा ओव्यूल। जैसे मैं आपको इधर दिखाऊंगा, ये वाला ओव्यूल कैसा है, देखो यहां से ऐसे गया और ये ऐसे आया, तो एनाट्रोपस टाइप का ही तो है। इसको मैं लिख सकता हूं एनाट्रोपस टाइप, एनाट्रोपस, एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल, एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। ठीक है, एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल एकदम मोस्ट कॉमन टाइप का होता है ये। ठीक है, कैसा होता है? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल इसे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल इसे कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करते हैं यहां पर चलाजा और माइक्रोपाइल एक सीध में होता है। ठीक है, ये देखो ये है माइक्रोपाइल और ये है चलाजा, एक सीधे में है। ठीक है, चलाजा और माइक्रोपाइल एक सीधे में होते हैं और हाइलम और माइक्रोपाइल बहुत पास होते हैं। ये रहा माइक्रोपाइल, ये रहा हाइलम, बहुत पास है। ठीक है, तो हाइलम और माइक्रोपाइल यहां पर बहुत पास होते हैं। इसे हम, इस टाइप के ओव्यूल को हम इन्वर्टेड ओव्यूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड। देखो ये ओव्यूल कैसा है? उल्टा है। ठीक है, तो इन्वर्टेड ओव्यूल भी कहते हैं। और एग्जांपल में याद रखेंगे 80% एंजियोस्पर्म में इसी टाइप का ओव्यूल आपको देखने को मिलेगा। किस टाइप का? एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल 80% एंजियोस्पर्म में देखने को मिलेगा। बट कैप्सेला एक एंजियोस्पर्म है
बट इसमें नहीं पाया जाता, कैप्सेला में नहीं पाया जाता क्या, इस टाइप का ओव्यूल, एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल, ठीक है। और एग्जांपल याद रखेंगे यहां पर, मेंबर्स ऑफ मालवेसी, कुकुरबिटेसी, फिर आपके सोलेनेसी एंड कंपोजिटी, है ना, और पी प्लांट, मटर में भी ये पाया जाता है। तो अधिकतर एंजियोस्पर्म 80%, है ना, 80% ऑफ एंजियोस्पर्म में इस प्रकार के ओव्यूल पाए जाते हैं। किस प्रकार के, एनाट्रोपस टाइप के ओव्यूल पाए जाते हैं, ठीक है। नाउ कैंपाइलोट्रोपस, कैंपाइलोट्रोपस इस डायग्राम से देखना, है ना, ये रहा, कहां है, ये रहा कैंपाइलोट्रोपस, है ना। कैंपाइलोट्रोपस की खास बात क्या है, बीजांड का शरीर घुमावदार होता है, कर्व्ड होता है, और एम्ब्रियो सैक सीधी होती है, ठीक है। ये देखो कर्व्ड है, कैसा, बीजांड का जो शरीर है वो ऐसे कर्व्ड है, इस तरीके से है, लेकिन यहां पर जो एम्ब्रियो सैक है वो तो सीधा है ना, ये घुमावदार नहीं है ना। और इसकी खास बात क्या है, माइक्रोपाइल एंड चलाजा नॉट इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, माइक्रोपाइल एंड चलाजा नॉट इन स्ट्रेट लाइन। तो देखो यहां से मैं ऐसे जाऊंगा और इधर जाके ऐसे, तो ये उल्टा हो रहा है, एक सीधी लाइन में नहीं है चलाजा, है ना। तो ये यहां पर लिखा गया है, माइक्रोपाइल तथा चलाजा एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। एग्जाम्पल में याद रखेंगे, लेग्यूमिनेसी, फिर आपके कोपेरिडेसी, ठीक है, क्या याद रखेंगे, कैपेरिडेसी याद रखेंगे, और क्या याद रखेंगे, क्रूसीफेरी एंड कैप्सेला, क्रूसीफेरी में कैप्सेला, ये याद रखेंगे, ठीक है। कैप्सेला एंजियोस्पर्म में आता है जरूर, लेकिन ये कैंपाइलोट्रोपस टाइप का ओव्यूल रखते हैं, ठीक है, या बीजांड, है ना। अब देखो एम्फीट्रोपस की अगर हम बात करते हैं, ये रहा एम्फीट्रोपस, इसमें आप देख सकते हो एम्ब्रियो से कैसा है, ठीक है। तो एम्फीट्रोपस में घुमावदार बीजांड काय न्यूसेलस होता है, ठीक है, घुमाव बीजांड काय या न्यूसेलस कैसा है, घुमावदार, ये देखो ये ऐसे घुमावदार है ना। और एम्ब्रियो सैक घोड़े की नाल की जैसी हॉर्स शू शेप्ड की तरह है ना। तो घोड़े के नाल की तरह आपको एम्ब्रियो सैक यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, घोड़े के नाल की तरह एम्ब्रियो सैक देखने को मिलता है ना। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्फीट्रोपस में ही घोड़े के नाल की तरह आपको देखने को मिलता है क्या, एम्ब्रियो सैक, है ना। इसकी खास बात क्या है, ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसवर्स ओव्यूल, इस टाइप के ओव्यूल को, एम्फीट्रोपस टाइप के ओव्यूल को हम लोग ट्रांसवर्स ओव्यूल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स ओव्यूल भी बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्स ओव्यूल भी बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल याद रखेंगे, मिराबिलिस हो गया आपका, फिर लेमना हो गया, पेपेवर हो गया, ठीक है, और एलिस्मा हो गया, ठीक है, ब्यूटोमेसी एंड फैमिली, ब्यूटोमेसी फैमिली, ये याद रखेंगे। एग्जाम्पल इतना याद रखना है आपको, ठीक। फिर लास्ट आता है हमारा सर्किनोट्रोपस या सर्सिनोट्रोपस, ठीक है, सर्सिनोट्रोपस टाइप का हमारा एम्ब्रियो, सॉरी ओव्यूल। तो यहां पर बीजांड का शरीर जो है उल्टा होकर फिर सीधा होता है, बीजांड का शरीर देखो, ये पहले ऐसा था, ये उल्टा हुआ फिर सीधा हो गया, मतलब टोटल 2 बार घूम गया है, एक बार उल्टा हुआ फिर सीधा हो गया, ठीक है। तो उल्टा होकर फिर सीधा रहता है, और फ्यूनिकल या फ्यूनिक्यूलस 360 डिग्री तक बीजांड को घेरे रहता है, ये फ्यूनिकुलस है, ये ऐसे जाकर ऐसे पूरा घेरे रहता है, तो लगभग 360 डिग्री का एंगल बनाता है। कुंडलीदार बीजांड या कॉइल्ड ओव्यूल इसे कहा जाता है। एग्जांपल याद रखना, क्या, कैक्टेसी फैमिली, जिसमें ओपनशिया याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये पूरा हमारा बीजांड का अलग अलग प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स ऑफ ओव्यूल, ठीक है ना, बीजांड के अलग अलग प्रकार के आधार पर। जस्ट वेट, कुछ तो बोल रहे हैं हमारा, चलो आगे बढ़े। अब देखो मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है, मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। थोड़ी सी बात आप यहां पर थ्योरी सुनेंगे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल से
मेगास्पोर का निर्माण होना, फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है? मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। याद रखेंगे ओव्यूल के डेवलपमेंट के समय स्टार्टिंग में ये प्रोसेस न्यूसेलस को डेवलप करता है, कहां से? प्लेसेंटा से, है ना। और छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स के फॉर्म पे ग्रोथ करता है और इस स्टेज में सभी सेल्स जो है न्यूसेलस में अनडिफरेंशिएटेड रहते हैं। देखो ध्यान से सुनना क्या बोला जा रहा है। स्टार्टिंग में क्या होता है ना, ये जो ओव्यूल है हमारा, अभी जो हम लोग ओव्यूल की स्ट्रक्चर देखे, हम लोग बेसिकली ये वाला ओव्यूल पढ़ रहे हैं, है ना। तो इस ओव्यूल में बेसिकली जो सेल्स रहते हैं वो स्टार्टिंग में ऐसे पूरे भरे हुए रहते हैं। ये अभी ना एम्ब्रियो सैक नहीं बना है, ऐसे पूरा स्टार्टिंग में सेल्स भरे हुए रहते हैं, स्टार्टिंग में अनडिफरेंशिएटेड, ठीक है। लेकिन बाद में ना कुछ सेल्स डिफरेंशिएट होकर अनदर टाइप के सेल्स बनाते हैं, जिनकी खास बात क्या होती है कि वो आगे जाकर एम्ब्रियो सैक बनाए, है ना। ठीक, अब देखो यहां से सुनना। आर्कीस्पोरियल सेल्स या जिसे आद्य बीजाणु कोशिका कहा जाता है, परिणत रूप से या पेरिक्लिनली विभाजित होता है ताकि एक प्राथमिक भित्ति कोशिका प्राइमरी पेराइटल सेल्स और एक प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका या प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बन सके। ठीक है, अब यहां पर ना देखो, ये है मान के चलो हमारा पूरा ओव्यूल। इस ओव्यूल के अंदर पूरा न्यूसेलस को दिखा दिया गया है। न्यूसेलस में ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं। इस न्यूसेलस के सेल्स स्टार्टिंग में तो नॉर्मल ही रहते हैं, लेकिन इनमें से कुछ कोशिकाएं आगे जाकर डिफरेंशिएट होती है और आर्कीस्पोरियल सेल में कन्वर्ट होती है। और ये भी ना इस साइड प्रेजेंट रहता है, ये चलाजा वाले रीजन में प्रेजेंट रहता है ना। यहां पर एक आर्कीस्पोरियल सेल है, ये आगे जाकर डिवाइड हुआ। कैसा डिवीजन हुआ? इसमें माइटोसिस हुआ और क्या बनाया? ये प्राइमरी पेराइटल सेल बनाया और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनाया। अब ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल और प्राइमरी पेराइटल सेल आगे जाकर फिर पेराइटल सेल तो वहीं पर है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स क्या बनाते हैं पता है? मेगास्पोर मदर सेल बनाता है। और ये कौन से एंड पर है? माइक्रोपाइलर एंड पर। सॉरी, ये माइक्रोपाइलर एंड है ना, माइक्रोपाइलर एंड। कौन सा एंड? माइक्रोपाइलर एंड, मतलब जहां पर माइक्रोपाइल प्रेजेंट है उस एंड में क्या बनाया? मेगास्पोर मदर सेल बनाया, है ना। ठीक, तो न्यूसेलस स्टार्टिंग में कैसा रहेगा? न्यूसेलस में कोई भी सेल्स मतलब सारे सेल्स अनडिफरेंशिएटेड रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे बाद में जाकर वो डिफरेंशिएट होते हैं। कुछ सेल्स आर्कीस्पोरियल सेल बनाए, फिर वो डिवाइड होकर दो सेल बनाया, प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। फिर ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल आगे जाकर डिवाइड हुआ और मेगास्पोर मदर सेल बनाते हैं। फिर ये मेगास्पोर मदर सेल में क्या होता है? मियोसिस होता है। क्या होता है? मियोसिस होता है, जिससे कि 4 प्रकार के मेगास्पोर बनते हैं। लीनियर टेट्राड में ये रहते हैं, 1 2 3 4। मतलब ये वाला जो मेगास्पोर है ना, इसी में ही मेगास्पोर मदर सेल में ही डिवीजन हुआ। क्या हुआ? कैसा डिवीजन? मियोटिक डिवीजन या मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन हुआ, जिससे कि 4 कोशिकाएं बनती है मियोसिस से। ये 4 कोशिकाएं टेट्राड के तौर पर, लीनियर टेट्राड के तौर पर अरेंज रहती है। और यहां फिर याद रखेंगे ये 3 कोशिकाएं, स्टार्टिंग में 3 कोशिकाएं क्या हो जाती है? अनडिफरेंशिएट हो जाती है। अनडिफरेंशिएट नहीं, डिजनरेट हो जाती है। ठीक है, डिजनरेट होकर फिर एक ही कोशिका बनती है जो कि बचती है, जो कि फंक्शनल मेगास्पोर की तरह काम करती है। ठीक है, और वो भी ये चलाजल एंड पर, इधर चलाजा है, इधर माइक्रोपाइल है। ठीक है, इधर चलाजा, इधर माइक्रोपाइल। तो चलाजल एंड पर एक कोशिका बची जो कि आगे जाकर एम्ब्रियो सैक बनाएगी। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग यहां पर थ्योरी के फॉर्म पे पढ़ने वाले हैं। ठीक, देखो आर्कीस्पोरियल सेल डिवाइड हुआ और प्राइमरी पेराइटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बनाया। फिर याद रखेंगे ये जो प्राथमिक बीजाणुक कोशिका है या प्राइमरी स्पोरो, इसको ना शॉर्टकट लिखता हूं, देखो ये PSC और ये है PPC। तो याद रखेंगे ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स है यहां पर PSC, ये PSC जो है मेगास्पोर मातृ कोशिका या MMC बनाता है, MMC बनाएगा। यहां पर लिखा भी है, मेगास्पोर मदर सेल के रूप में कार्य करती है। ठीक है, और ये माइक्रोपाइलर एंड पर होता है। ये देखो यहां पर माइक्रोपाइलर एंड, ये है माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड पर यह काम होता है कि मेगास्पोर मदर सेल किससे बना? स्पोरोजिनस सेल से बना। ठीक है, PSC और ये PPC। ठीक है,
अब उसके बाद क्या होगा, मेगास्पोर मातृ कोशिका विभाजन करेगी। कौन सी विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस के साथ, मतलब मियोसिस के थ्रू 4 मेगास्पोर, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाती है। इस प्रक्रिया को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये वाली जो कोशिका है ना, ये वाली कोशिका मेगास्पोर मदर सेल, ये आगे जाकर डिवीजन करती है। ठीक है, देखो आर्किस्पोरियल सेल क्या हुआ, यहां पर माइटोसिस हुआ, जिससे कि क्या बना, 2 सेल बने, एक पीएमसी और पीपीसी और एक पीएससी, प्राइमरी पैराइटल सेल, और एक स्पोरोजिनस सेल्स। फिर यहां पर स्पोरोजिनस सेल्स आगे जाकर किस में कन्वर्ट हुआ, एमएमसी में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हुआ। और ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, ये आगे जाकर क्या हुआ, मियोसिस करा, मियोसिस डिवीजन, जिससे कि 4 हैप्लॉइड क्या बना, मेगास्पोर बना। ठीक है, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बन गया, ये 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बना। ठीक है, इसमें से 3 तो क्या हो जाते हैं, 3 डिजनरेट हो जाते हैं, 3 मेगास्पोर डिजनरेट हो जाते हैं, और एक मेगास्पोर चलाजल एंड पर क्या करता है, फंक्शनल मेगास्पोर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखो मेगास्पोर सामान्यतः एक रैखिक चतुष्क या लीनियर टेट्राड में व्यवस्थित रहते हैं, और सामान्य रूप से चलाजा साइड का जो निचला मेगास्पोर रहता है वो फंक्शनल मेगास्पोर में कन्वर्ट हो जाता है, और जो माइक्रोपाइलर साइड के जो 3 मेगास्पोर रहते हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं, है ना। तो इधर साइड जो 3 मेगास्पोर है ये डिजनरेट हो जाएंगे माइक्रोपाइलर एंड के, और ये कौन सा एंड है, माइक्रोपाइलर एंड या साइड, और इधर चलाजल साइड। ठीक, चलाजल एंड, तो चलाजा वाले रीजन का जो एक मेगास्पोर बचता है वो आगे फंक्शनल मेगास्पोर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नाउ फंक्शनल मेगास्पोर ही मादा युग्मकोद्भिद या फीमेल गैमेटोफाइट को बनाएगा। अब आगे फीमेल गैमेटोफाइट को कौन बनाएगा, फंक्शनल मेगास्पोर ही बनाएगा। अधिकांश एंजियोस्पर्म में जैसे कि कैप्सुला एक ही मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक बनाता है। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में एक ही मेगास्पोर क्या करता है पता है, एम्ब्रियो सैक बनाता है। ठीक, अभी ये डायग्राम तो अच्छे से समझ आ गया होगा। यहां पर देखते हैं अब हम लोग क्या, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है ना। फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट यहां पर कैसे होता है, बड़े ध्यान से सुनेंगे समझेंगे। ठीक, ये देखो मेगा युग्मक जनन या मेगागैमेटोजेनेसिस, फीमेल के लिए मेगा और मेल के लिए माइक्रो बोलते हैं, है ना। तो देखो ध्यान से समझेंगे, मेगास्पोर ही मादा युग्मकोद्भिद की पहली कोशिका होती है। मतलब ये जो एक मेगास्पोर बना वही आगे जाकर मादा युग्मकोद्भिद या फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, मादा युग्मकोद्भिद को क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट मतलब जहां पर गैमेट प्रेजेंट रहेगा, जिस स्ट्रक्चर में गैमेट प्रेजेंट रहेगा, है ना। फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल कौन है, मेगास्पोर है। नाउ मेगास्पोर का जो आकार है वो बड़ा हो जाता है, मेगास्पोर का आकार बड़ा हो जाता है और न्यूसेलस से पोषण प्राप्त करता है। न्यूसेलस पता है आपको, जो हमारे ओव्यूल में बहुत सारी कोशिकाएं या बॉडी जो था वो न्यूसेलस था। तो न्यूसेलस क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, किसको, मेगास्पोर को, ताकि वो अपने आकार को बड़ा कर सके। नाउ मेगास्पोर का न्यूक्लियस माइटोटिक डिवीजन से 2 केंद्रक बना लेता है, 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। ये देखो यहां पर ये है मेगास्पोर, है ना, और इस मेगास्पोर का साइज अब बढ़ गया है। मेगास्पोर के साइज बढ़ने से याद रखेंगे, ये मेगास्पोर, इसका साइज बढ़ा और इसका न्यूक्लियस क्या हो गया, 2 में डिवाइड हो गया, 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हुआ। उसके बाद ये न्यूक्लियस अपोजिट पोल में चले जाते हैं, है ना, न्यूसेलस जो है या सॉरी न्यूक्लियस जो है अपोजिट पोल में चले जाते हैं। ये दोनों केंद्रक एम्ब्रियो सैक के विपरीत ध्रुवों अपोजिट पोल्स की ओर चले जाते हैं और प्रत्येक ध्रुव पर 2 केंद्रक बन जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर अभी है ना ये मेगास्पोर अब बड़ा हो गया है, तो ये इसे अब हम लोग क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो सैक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, मेगास्पोर था, बड़ा हो गया, एम्ब्रियो सैक बन रहा है ना। डिवाइड हुआ तो डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियस बना,
और दोनों न्यूक्लियस अपोजिट पोल पर चले गए और अपोजिट पोल पर जाने के बाद फिर माइटोसिस किया। ठीक है, यहां पर मैं लिखता हूं माइटोसिस। माइटोसिस करा, फिर यहां पर एक और माइटोसिस करा। ठीक है, माइटोसिस, एक और माइटोसिस हुआ, है ना, और फिर यहां पर एक और माइटोसिस होगा। ठीक है, 3 बार माइटोसिस हो रहा है यहां पर, जिससे कि एक सेल से 8 सेल बनेंगे यहां पर। ठीक है, पर 2 केंद्र तक बन जाते हैं। परिणाम क्या है, भ्रूण थैली या एम्ब्रियो सैक के दोनों ध्रुवों पर 4-4 केंद्रक आपको देखने को मिल रहे हैं। देखो इधर भी 4, ठीक है, और इधर भी 4, दोनों ध्रुवों पर 4-4 केंद्रक, आपको 4-4 न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। ध्यान रहे ये समसूत्री विभाजन कोशिका भित्ति निर्माण के बिना होते हैं। मतलब यहां पर ना सिर्फ न्यूक्लियस डिवीजन हो रहा है, ओनली न्यूक्लियस डिवीजन, सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, यहां पर सेल का डिवीजन नहीं हो रहा है, और न्यूक्लियस के बाहर कोई आवरण भी नहीं बन रहा है, मतलब सेल भित्ति, कोशिका भित्ति नहीं बन रहा है, सेल वॉल नहीं बन रहा है ना। ये बात आप याद रखेंगे कि इस माइटोसिस में कोशिका भित्ति निर्माण के बिना ही ये माइटोसिस हो रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन ओनली, सिर्फ न्यूक्लियस या केंद्रक का ही डिवीजन हो रहा है। 4 में से चलाजा सिरे, निभस सिरे का एक केंद्रक और बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल सिरे का एक केंद्रक मध्य की ओर पलायन करता है। बाप रे, गजब हिंदी यार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलाजा से एक न्यूक्लियस और माइक्रोपाइल, चलाजा रीजन से ना, याद रखें, चलाजा से नहीं, चलाजा रीजन से, और माइक्रोपाइल रीजन से एक न्यूक्लियस आएगा। कहां पर, सेंटर में आएगा, सेंटर में आएगा, सेंटर में आ गया। ठीक है, इन्हें पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। अब देखो यहां से ध्यान से देखना, ये 4 न्यूक्लियस चलाजा वाले रीजन में, ये 4 न्यूक्लियस किस रीजन में, माइक्रोपाइल रीजन में, दोनों तरफ से एक एक न्यूक्लियस आएगा, है ना। वैसे ये नीचे एंटीपोडल से मतलब नीचे चलाजा रीजन है ना, याद रखेंगे, नीचे चलाजा है, इधर चलाजा माइक्रोपाइल, अरे बाप रे सॉरी, माइक्रोपाइल एंड इधर कौन सा एंड है, चलाजल एंड। ठीक है, तो माइक्रोपाइल एंड पर ही याद रखेंगे, माइक्रोपाइल एंड पर एक सेल इधर आया, मतलब एक न्यूक्लियस इधर आया और एक न्यूक्लियस इधर जाएगा। 4-4 थे तो इधर 3 न्यूक्लियस बचा, इधर भी 3 न्यूक्लियस बचा। कितने कितने बचे, दोनों तरफ 3-3 बचे और 2 बीच में आ गया, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई बोलेंगे। इधर जो बच रहा है न्यूक्लियस, इसे एंटीपोडल्स बोलते हैं, और इस साइड 2 न्यूक्लियस, अब ये ना सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। अभी तो न्यूक्लियस थे, लेकिन अब इधर 3 सेल बन जाएगा, इधर भी 3 सेल बन जाएगा। ये न्यूक्लियस सिर्फ न्यूक्लियस ही रहेगा अभी, है ना। तो इधर के 2 सेल को सिनर्जिड सेल्स बोलते हैं, और एक बीच में जो सेल रहता है इसे एग सेल बोलते हैं। आगे लिखा गया है सारा चीज, है ना, ध्यान से समझेंगे। देखो कुल 3 माइटोटिक विभाजनों के बाद 7 कोशिकीय 7 सेल्ड और 8 केंद्रक 8 न्यूक्लिएटेड संरचना बन जाते हैं। तो यहां पर हमने 3 विभाजन किया था, है ना, 3 डिवीजन, 1 माइटोसिस, 2 माइटोसिस, 3 माइटोसिस के थ्रू कितने केंद्रक बने थे, 8 केंद्रक बने थे। अब यहां पर 8 केंद्रक में से एक एक केंद्रक, एक एक न्यूक्लियस बीच में आ गया, तो बीच में 2 न्यूक्लियस हुआ, इधर 3 न्यूक्लियस बचा और इधर 3 न्यूक्लियस बचा। ठीक है, अब इन तीनों न्यूक्लियस में क्या बन जाता है, सेल बन जाता है, मतलब कोशिका भित्ति बन जाती है, जिससे कि ये एक कोशिका, दूसरी कोशिका, तीसरी कोशिका, 3 कोशिका बन गया इधर भी, और यहां पर भी 3 कोशिका। ठीक है, 3-3 कोशिका बना, है ना। अब यहां पर बेसिकली कितने सेल्स बन गए पता है, इस साइड 3 कोशिका, इस साइड 3 कोशिका, और ये बीच वाला भी तो एक कोशिका था ही ना। तो 7 सेल स्टेज है ये, और न्यूक्लियस कितने हैं, इधर 3 न्यूक्लियस, इधर 3 न्यूक्लियस, और बीच में 2 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये एंजियोस्पर्म की खास बात होती है कि 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और 7 क्या रहता है, सेल होता है। ठीक है, 3 सेल इधर, 3 सेल इधर, और बीच का सेल एक, 7 सेल, 3 न्यूक्लियस इधर, 3 न्यूक्लियस इधर, और बीच का 2 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस, है ना। तो ये स्टेज एंजियोस्पर्म में बनता है। चलो
यही संरचना एंजियोस्पर्म की मादा युग्मकोद्भिद या फीमेल गैमेटोफाइट कहलाती है, एम्ब्रियो सैक कहलाती है। एम्ब्रियो सैक को ही क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। यही जो संरचना बनी यहां पर ना, ये जो संरचना है यही फीमेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, नाउ यह पॉलीगोनम टाइप कहलाती है। इसकी खोज किसने की थी? स्ट्रासबर्गर नाम के साइंटिस्ट ने पॉलीगोनम में की थी, पॉलीगोनम नाम के प्लांट में की थी, इसीलिए इसे पॉलीगोनम टाइप का क्या कहते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। और यह एंजियोस्पर्म में सबसे सामान्य भ्रूण थैली है, वेरी मोस्ट कॉमन, वेरी मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। किसमें? एंजियोस्पर्म में, है ना। इसे एक बीजाणुक भ्रूण थैली या मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह एक ही मेगास्पोर से विकसित होती है। यहां पर हमने देखा था ना, ये देखो, ये एक मेगास्पोर था स्टार्टिंग में, ये क्या था? एक मेगास्पोर था, और इस मेगास्पोर से टोटल एक कंप्लीट क्या बन गया? एम्ब्रियो सैक बन गया। इसीलिए इसको मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही मेगास्पोर से ये एक एम्ब्रियो सैक बन रहा है। 6 केंद्रक कोशिका भित्ति बनाकर 6 केंद्रक कोशिका भित्ति बनाकर 6 कोशिका बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो ये 6 केंद्रक और इधर के 6 न्यूक्लियस, 6 न्यूक्लियस सेल वॉल बनाएंगे और सेल बना लेते हैं। ठीक है, चलो अब ये जो एम्ब्रियो सैक है, इनमें कौन कौन सी कोशिकाएं प्रेजेंट रहती है, इन सेल्स की बात करेंगे। यहां पर 3 सेल है, इनको क्या बोलते हैं? यहां पर 3 सेल है, इनको क्या बोलते हैं? क्या क्या खास बात होती है इनकी, क्या क्या काम करते हैं, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो समाप्त होने वाला है थोड़ी देर में, ध्यान से समझेंगे, है ना। ये देखो, ये वाला स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, ये चलाजा एंड है। इस वाले में ना अपोजिट था, उल्टा था, ये उल्टा, नीचे चलाजा है, ऊपर माइक्रोपाइल है। यहां पर ऊपर माइक्रोपाइल है, सॉरी ऊपर चलाजा एंड है और इधर माइक्रोपाइल रीजन। ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनेंगे। बीजांड द्वार सिरे माइक्रोपाइलर एंड पर 3 कोशिकाएं मिलकर अंड उपकरण या एग एपेरेटस बनाती है। इस डायग्राम में देखते जाएंगे, एक सेल, 2 सेल और यहीं पर पीछे एक और सेल है। तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? एग एपेरेटस बनाते हैं। तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? एग एपेरेटस। ठीक है, याद रखेंगे, एग एपेरेटस। एग एपेरेटस में कौन कौन से सेल है? एग सेल एक, और एक है क्या? सिनरजिड। ठीक है, सिनरजिड्स। ये कितने हैं? 2 है। तो 2 और 1, 3 सेल मिलकर एग एपेरेटस बनाते हैं, और ये किस एंड पर रहते हैं? माइक्रोपाइलर एंड पर रहते हैं। ये रहा सिनरजिड, कितने हैं? 2 है, ये 1 और ये 2। ठीक है, और ये पीछे का जो सेल है ये क्या है? एग सेल है। तो तीनों मिलकर क्या बनाए? एग एपेरेटस बनाए। ठीक है, नाउ अंड उपकरण में एक बड़ी अंड कोशिका एग सेल और 2 सहायक कोशिकाएं सिनर्जिड्स होती है। बिल्कुल, एक बड़ी एग सेल है और 2 सहायक कोशिका जिसे सिनर्जिड्स बोलते हैं। ठीक है, एग एपेरेटस में। नाउ चलाजल एंड में 3 कोशिकाएं बनती है जिन्हें क्या बोलते हैं पता है? एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। तो ये रहा चलाजल एंड, इधर साइड एंटीपोडल, 3 कोशिकाएं एंटीपोडल जो कि चलाजल एंड पर रहती है। ठीक है, उसके बाद दोनों ध्रुवी केंद्रक पोलर न्यूक्लियाई अंड उपकरण के नीचे स्थित मध्य बड़ी कोशिका सेंट्रल सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो पोलर न्यूक्लियाई है वो एग एपेरेटस के जस्ट नीचे स्थित होती है और एक बड़ी कोशिका या सेंट्रल सेल में पाए जाते हैं। तो देखो ये पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई ये दोनों हैं, और ये जस्ट एग एपेरेटस के पास ही पाया जाता है, नीचे उसके जस्ट पाया जाता है। और ये न्यूक्लियस किसका न्यूक्लियस है? इस पूरी ये बड़ी कोशिका है ना, इसका न्यूक्लियस है। दोनों न्यूक्लियस कैसा है? बड़ी कोशिका का न्यूक्लियस है, और ये डिप्लॉयड होता है 2n, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस आपस में मिल जाए रहते हैं, फ्यूज हो जाए रहते हैं, है ना। याद रखेंगे, निषेचन के ठीक पहले पोलर न्यूक्लियाई या ध्रुवी कोशिका आपस में संलयित होकर द्विगुणित डिप्लॉयड हो जाते हैं। द्वितीयक केंद्रक या सेकेंडरी न्यूक्लियस या डिफिनिटिव न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जस्ट बिफोर
जस्ट बिफोर किसके निषेचन, फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले ये पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होकर डिप्लॉयड सेकेंडरी, ठीक है, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियाई बनाते हैं, ठीक है, जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन। नाउ सिनर्जिड्स क्या करते हैं पता है, अपनी बाहरी दीवार पर विशेष मोटी संरचना बनाती है जिन्हें तंतुमय उपकरण या फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। तो ये जो सिनर्जिड्स है ना, यहां पर आप जो सिनर्जिड्स देख रहे हैं, ये सिनर्जिड्स ये क्या करते हैं पता है, मतलब ये जो हमारे सिनर्जिड्स हैं, ये अपने बाहर वाले साइड में क्या बनाते हैं, एक फिलीफॉर्म एपरेटस बनाते हैं, मतलब तंतुमय ऐसे छोटे छोटे रेसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना, क्या बनाते हैं, फिलामेंट्स बनाते हैं, जिसे हम लोग फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं। इस फिलीफॉर्म एपरेटस की क्या खास बात है पता है, ये सिनर्जिड्स न्यूसेलस, इनकी सहायता से, फिलीफॉर्म एपरेटस की सहायता से सिनर्जिड्स क्या करते हैं, न्यूसेलस से भोजन अवशोषित कर एम्ब्रियो सैक में भेजती है ना। न्यूसेलस ये क्या करते हैं पता है, आसपास न्यूसेलस प्रेजेंट है, तो उस न्यूसेलस से फूड को एब्जॉर्ब करते हैं और इसके अंदर फूड को भेजते हैं, ये पूरा एम्ब्रियो सैक है। तो एम्ब्रियो सैक को भोजन प्रदान करने में मदद करता है कौन, हमारा फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है। और ये फिलीफॉर्म एपरेटस ऐसे रसायन भी बनाता है जो पॉलन ट्यूब को या पराग नली को मार्ग दिखाती है, ठीक है, जिसे हम लोग कीमोट्रॉपिक गाइडेंस बोलते हैं। मतलब जब पॉलन ट्यूब ऐसे आएगा इधर से, तो पॉलन ट्यूब को इसी एम्ब्रियो सैक में जाना है करके ये फिलीफॉर्म एपरेटस मार्ग दिखाती है, कुछ केमिकल सिक्रेट करती है, ठीक है, जिससे कि कीमोट्रॉपिक गाइडेंस हो पाता है, किसका, हमारे पॉलन ट्यूब का, ठीक है जी। चलो तो ये आई होप समझ आ गया होगा, एक एम्ब्रियो सैक जिसमें पूरे क्या प्रेजेंट है, 7 कोशिका और 8 केंद्रक है, 3 कोशिका इधर 3 कोशिका इधर, और ये पूरी एक बड़ी कोशिका 7 कोशिका और 8 केंद्रक। तो इसे मैं लिख सकता हूं यहां पर 8 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सैक, ठीक है, एम्ब्रियो सैक का 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट स्टेज यही है, ठीक। तो ये याद रखेंगे, एंजियोस्पर्म की खास बात होती है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जिसको आपको याद रखना है, जैसे कि यहां पर बहुअंडपी युक्तांडपी जायांग या मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस गाइनोशियम किसका होता है, पेपेवर का होता है, हिबिस्कस का होता है, ठीक है। मल्टी कार्पेलरी मतलब बहुत सारे कार्पेल, और सिनकार्पस मतलब आपस में फ्यूज होते हैं वो, है ना, और उनके एक बहुत सारे कार्पेल्स हैं, तो उन सभी को एक साथ क्या बोलते हैं, गाइनोशियम बोलते हैं, है ना। तो किस टाइप का गाइनोशियम पाया जाता है, मल्टी कार्पेलरी, बहुत सारे कार्पेल और सब आपस में फ्यूज हैं, तो इस प्रकार के गाइनोशियम किसमें पाए जाते हैं, पेपेवर एंड हिबिस्कस में। वैसे ही अगर मल्टी कार्पेलरी और एपोकार्पस मतलब उनके कार्पेल्स आपस में फ्यूज नहीं है, तो उस प्रकार के गाइनोशियम किसमें पाए जाते हैं, रोज में, लोटस में और मिशेलिया में पाए जाते हैं। मेगास्पोर मदर सेल माइक्रोपाइलर रीजन पर स्थित होते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल माइक्रोपाइलर रीजन पर स्थित होते हैं, और फंक्शनल मेगास्पोर सामान्यतः चलाजल एंड पर होता है, याद रखेंगे, है ना। फंक्शनल मेगास्पोर चलाजा वाले एंड पर ही प्रेजेंट रहेगा, है ना। और पोलर न्यूक्लियाई या केंद्रक ध्रुवीय केंद्रक सेंट्रल सेल में अंड उपकरण के नीचे स्थित होता है, एग एपरेटस के जस्ट नीचे स्थित रहता है, ये रहा एग एपरेटस, ये है जिसके जस्ट नीचे ये पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो ये मैं उम्मीद करूंगा आप सभी को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी अच्छे से समझ आ गया होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव होल्स भी समझ आ गए होंगे।
अब अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पॉलिनेशन। मेल वाला पार्ट पूरा पढ़ लिए, फीमेल वाला पार्ट पूरा पढ़ लिए। अब पॉलिनेशन कैसे होता है, परागण कैसे होता है, अलग अलग प्रकार के परागण हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, कीड़ों के द्वारा, पानी के द्वारा, है ना। तो ये सब कैसे होता है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा आप सभी को ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। और बिल्कुल अगर समझ आया, पसंद आया तो फीडबैक जरूर दें, कोई कमी है तो भी बताएं। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि वैकेंसी कब आएगी उसका इंतजार करोगे तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना। इसलिए तैयारी करो, बढ़िया है। बाकी तो अपने को पढ़ना ही है, ठीक। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।